Hey there, I hope you all are doing fine. आज हम स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी की सीरीज़ में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लिनिकल स्कूल के बारे में। इसके साथ हम मल्टीपल कॉजेशन थ्योरी का भी डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हमने प्री क्लासिकल, नियो क्लासिकल, क्लासिकल, मेंटल टेस्ट स्कूल, ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। एक बार आप जाकर देखिए प्लेलिस्ट को। टाइपोलॉजिकल में 2 वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं, एक लास्ट वीडियो आनी बची हुई है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये जान लें कि प्रोफेसर गिलिन जो थे वो इस स्कूल के फाउंडर हैं। किसके? क्लिनिकल स्कूल के। उनका ये मानना था कि जो क्रिमिनल बिहेवियर होता है पर्सन का, वो ऐसे 2 कारण होते हैं उसके। पहला तो वो बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, यानी कि उसे कहीं ना कहीं वो बिहेवियर अपने पेरेंट्स से मिला हुआ रहता है, ठीक है, अपने फोर फादर से उसने उस चीज़ को इनहेरिट किया होता है, और ये एक वजह है। दूसरी ये है कि जो भी एक्सपीरियंस उसने अपने इन्फेंसी मतलब चाइल्डहुड से लेके अभी तक टिल द डेट वो क्राइम कमिट करता है, तो उस फेज़ से लेके क्राइम कमीशन के फेज़ तक जो भी वो सिचुएशन से गुजरा होगा, जो भी फैक्टर्स होंगे, वो सब ही रीज़न होते हैं क्राइम कमीशन के। तो हम ये नहीं कह सकते कि जस्ट बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस की वजह से वो क्रिमिनल बना, या फिर उसके फादर क्रिमिनल थे तो वो बेटा भी क्रिमिनल है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो क्राइम किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं होता, बहुत से रीज़न होते हैं जिसकी वजह से एक पर्सन ऑफेंडर में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से एक पर्सन क्रिमिनल बनता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर रीज़न था भाई हाँ इसलिए वो क्रिमिनल बना होगा। बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो क्राइम कमीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस स्कूल का ये मानना था कि जो क्रिमिनल होता है वो खुद ही एक विक्टिम होता है। विक्टिम कौन होता है? जिसके साथ एक्चुअल में कुछ बुरा हुआ रहता है ना, उसे ही तो हम विक्टिम कहते हैं। तो सोशल कंडीशंस की, अपनी बुरे हालातों का वो खुद ही विक्टिम होता है। कौन? क्रिमिनल। किसका मानना था? इस थ्योरी का। और उन्हें करेक्शनल मेथड्स के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए, मतलब उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए, रिहैब किया जाना चाहिए, उन्हें उनके इस बिहेवियर को सही करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इन कोशिशों के बाद भी वो ना रिफॉर्म हो सके, ना सही हो सके, तब यू कैन गो फॉर पनिशमेंट, यू कैन गो फॉर इम्प्रिजनमेंट। अदरवाइज पहला सबसे फर्स्ट थॉट तो इस थ्योरी का यही था, यही कहना था कि अगर कोई सोशल कंडीशन का विक्टिम है और वो क्राइम कमिट कर रहा है अपने बुरे हालातों की वजह से, तो एक मौका उसे दिया जाना चाहिए, उसे रिफॉर्म, उसे करेक्ट करने की कोशिश की जानी चाहिए। तो पनिशमेंट शुड डिपेंड ऑन दी ऑफेंडर्स पर्सनैलिटी, कि वो कैसा है, किस वजह से उसने क्राइम किया है ना। तो यहाँ पे रिहैबिलिटेशन की बात हुई है। अब देखते हैं मल्टीपल कॉजेशन थ्योरी। मल्टीपल नाम से ही समझ आ रहा है, मतलब बहुत सारी वैरायटी ऑफ थिंग्स की बात हो रही है यहाँ पे। क्राइम कभी किसी एक वजह से नहीं होता। अभी हमने प्रोफेसर गिलिन के थॉट्स पे भी एक नज़र डाला, तो उन्होंने क्या कहा था कि इन्फेंसी से लेके टिल द डेट वो पर्सन क्राइम कमिट करता है, उस फेज तक वो जिस किसी भी सिचुएशन से होकर गुजरा होगा, वो सारी ही रिस्पॉन्सिबल होगी उसके क्राइम कमीशन के लिए। तो मल्टीपल कॉजेशंस जो थ्योरी है वहाँ भी सेम चीज़ ही बोली गई है। एनरिको फेरी नाम, ये वाला नाम आपको याद होगा, हमने इनके बारे में पढ़ा हुआ था लॉम्ब्रोशियन स्कूल जब हम पढ़ रहे थे, उस वक्त हमने इनका जिक्र किया था। इन केस यू डोंट रिमेंबर, ये रही प्लेलिस्ट, जाके चेक करो। एनीवेज, एनरिको फेरी ने ये फैक्टर्स को, कौन से फैक्टर्स जो क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो क्राइम कमीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आखिर क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो पर्सन को मैनिपुलेट करते हैं, जो वजह बनते हैं उसके क्राइम कमीशन के, उन सारे फैक्टर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। इंडिविजुअल या एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर। इंडिविजुअल, पर्सनल, मेरा खुद का, ये होता है इंडिविजुअल। एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब कि ओरिजिन, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्या कल्चर है, क्या बिलीव्स हैं, इन सबसे एंथ्रोपोलॉजिकल। ये जो एंथ्रोपोलॉजी एक पर्टिकुलर ब्रांच भी होती है, एक सब्जेक्ट भी होता है, लेकर पढ़ते हैं लोग। देन फिजिकल और नेचुरल फैक्टर्स। ऑब्वियसली ये फैक्टर्स अनकंट्रोलेबल होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स का इस पर कोई ज़्यादा कंट्रोल नहीं रह पाता। लाइक टेम्परेचर को ले लीजिए, उसे क्या ही कंट्रोल कर सकता है ह्यूमन बीइंग। सिक्का, रेस हो गया, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल हो गया। तो ऐसे बहुत से फैक्टर्स होंगे जिसे हम फिजिकल या नेचुरल में रखते हैं, और वी विल डिस्कस अबाउट इट। फिर आती है सोसाइटी, सोशल फैक्टर्स। इसको कैसे स्किप कर सकते हैं? सोसाइटी का तो बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी पे, कि जिस टाइप के सोशल बैकग्राउंड में वो एनवायरनमेंट पे रहता है वो उसे इफ़ेक्ट करता है। ये तो खैर हम आगे पढ़ ही लेंगे सोशियोलॉजिकल स्कूल में, जिसे सदरलैंड ने दिया था, उस पर भी एक वीडियो लेक्चर आएगा।
ये देखिए, एक एक फैक्टर को ब्रीफली डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि आखिर किस फैक्टर के अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो इंडिविजुअल या फिर एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर आता है, जैसे किसी पर्सन की एज क्या है, सिविल स्टेटस, सेक्स, प्रोफेशन, डोमिसाइल, उसका सोसाइटी में रैंक क्या है, एजुकेशन। जैसे जो ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन है वो बहुत अच्छे से अवेयर होगा अपने लॉस से, कानून से, है ना, वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि क्राइम करने का रास्ता पकड़ेगा। ठीक है, फिर उसी तरह से उसकी सोसाइटी में स्टेटस क्या है, डोमिसाइल, वो किस प्लेस को बिलोंग करता है, प्रोफेशन क्या है उसका, वेदर वो एक अच्छा रेप्यूटेड प्रोफेशन में है या फिर कोई ऐसे इलीगल कामों में तो नहीं है। तो इस तरह से एंथ्रोपोलॉजिकल या इंडिविजुअल फैक्टर्स भी होते हैं जो पर्सन की क्रिमिनल नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो उसको डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, जिसे मैंने नाम दिया था लाइक फिजिकल फैक्टर्स। इस पे तो पर्सन का कोई कंट्रोल नहीं हो सकता अपनी रेस पे। ठीक है, रेस हमने 3 टाइप की पढ़ी थी, इन केस यू नो, कि मोंगोलॉइड्स, कोकोजॉइड्स और निग्रोइड्स। ये 3 टाइप की रेस होती है, आगे भी कभी काम आएंगी, जस्ट कीप इट इन योर माइंड। ठीक है, फिर तो हाँ, तो इस रेस पे किसी पर्सन का कोई कंट्रोल नहीं होता। आप अपना रेस खुद नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, वो हमें ऊपर वाले ने दी है जो भी है। फिर क्लाइमेट है, किस टाइप का क्लाइमेट हो गया, क्या ये आपके हाथों में नहीं है। फिर टेम्परेचर, उस प्लेस का कैसा टेम्परेचर है, वहाँ के सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है। तो ये सारी चीज़ें, अच्छा मैंने जोग्राफिकल स्कूल में बताया था कि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है ना किसी प्लेस का, वो पर्सन के मूड को इफेक्ट करता है, ये जोग्राफिकल स्कूल का मानना था। तो कहीं ना कहीं आप उससे थोड़ा बहुत इस फिजिकल फैक्टर को तो कोरिलेट करके पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर्स हमने पढ़े। अब तीसरा और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सोशल फैक्टर। ठीक है, सोशल फैक्टर्स में देखिए कितनी सारी चीज़ें लिखी हुई है ना, किसी के कस्टम्स क्या हैं, बिलीफ क्या हैं, देन उसकी इकोनॉमिक, जो भी इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल कंडीशन होगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसी है ना, एजुकेशन एंड पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, ये सब कुछ, पब्लिक सेफ्टी कैसी है, वो जिस भी प्लेसेस, जिस भी सोसाइटी से आ रहा है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, कहीं गुंडागर्दी तो नहीं चलती, ये सब कुछ सोसाइटल फैक्टर्स में आता है। तो ये 3 फैक्टर्स थे जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसकी एक्चुअली क्लासिफिकेशन एनरिको फेरी ने दी हुई है। वैसे जो भी था इस थ्योरी में, यही एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन था मल्टीपल कॉजेशन थ्योरी का। फिर इसके बाद हम ये ऑलमोस्ट लास्ट स्लाइड में हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें डिस्कस करने को। हमने बस इस थ्योरी से बेसिकली ये जाना कि क्राइम के बहुत से कॉजेज़ हो सकते हैं, बहुत से रीज़न हो सकते हैं, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो किसी भी एक अच्छे खासे पर्सन को क्रिमिनल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जो कि वजह होते हैं क्राइम कमिट होने की, क्राइम कमिट किए जाने की। तो फिर यहाँ पे ये लिखा है कि वाइट कॉलर क्राइम और वॉयलेंट, यानी कि ब्लू कॉलर क्राइम भी हम कहते हैं, इन केस यू डोंट रिमेंबर, तो ब्लू कॉलर क्राइम। ठीक है, एक वाइट कॉलर क्राइम होता है, एक ब्लू कॉलर क्राइम होता है। तो ये 2 तरीके के क्राइम होते हैं। क्या होते हैं ये ब्लैक स्क्रीन में एक बार देख लेते हैं। अच्छा, और हाँ, इनके कॉजेज़ भी डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, वाइट कॉलर क्राइम जो होता है ना, वो मोस्टली नॉन वायलेंट टाइप का क्राइम होता है, इसमें ज़्यादा हिंसा ऐसे कोई इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक, और ये वायलेंट टाइप के क्राइम होते हैं ब्लू कॉलर। ठीक है, फिर वाइट कॉलर क्राइम हाई प्रोफाइल लोगों के द्वारा, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना जैसे, इन लोगों के द्वारा कमिट किया जाता है। इनकी कोई ऐसी स्पेसिफिक नीड नहीं होती है, बट ग्रीड होता है, एक साइड बिजनेस जो कहते हैं ना, वो है इनका ये। और ब्लू कॉलर क्राइम, यहाँ नीड होती है, एक्सेस नीड होती है पर्सन की। देखिए, ये नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे कि क्राइम किया जाए अगर आपकी नीड है, तो क्राइम को तो जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता, किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता। तो एक तरह से उस पर्सन को लगता है कि हाँ मुझे ये चाहिए। तो लाइक अगर किसी को कोई बहुत ज़्यादा भूखा है, बहुत दिनों से उसने खाया पिया नहीं है, उसके पास अभी कोई ऐसी जॉब नहीं है, स्टेबल कुछ करियर नहीं है, कोई अच्छा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है चोरी करने का, वो चोरी करने चला जाता है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसकी नीड थी, वो ये कह सकता है अरे मेरी तो नीड थी। बट अगर कोई हाई प्रोफाइल पर्सन को लेंगे, अच्छा खासा कमा रहा है, मस्त उसका फैमिली बैकग्राउंड है, सब कुछ है उसके पास, स्टिल अगर वो
साइड इनकम के लिए कुछ गलत रास्ते चुनता है तो ये नीड नहीं, ये ग्रीड कहलाएगी, ये लालच कहलाएगी। तो ये है, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है हमारी स्लाइड में कि द वाइट कॉलर क्राइम्स आर बेसिकली कमिटेड ड्यू टू ग्रीड देन नीड। वहीं पे जो वायलेंट है, व्हाट वी कॉल दैट वायलेंट क्राइम, ब्लू कॉलर क्राइम आर कमिटेड ड्यू टू मैनी रीजन। नीड, वी आर ट्राइंग टू टेल यू कि ऐसी क्या नीड थी। लाइक कोई सडन इम्पल्स हो गया, सडन इम्पल्स मतलब कि एकदम उसे प्रोवोक किया गया, आउट ऑफ प्रोवोकेशन उसने, ऐसे दो लोग लड़ रहे हैं, उसने सामने वाले ने कुछ ऐसे बोला कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया एंड ए ने बी के सर पे डंडा दे मारा एंड उसकी वहाँ पे डेथ हो गई। तो ये सडन प्रोवोकेशन की वजह से हुआ है, राइट। फिर उसके बाद रिवेंज, मुझे तो बदला लेना है बस इससे, अरे इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, इसने उस दिन मेरा सबके सामने कैसे पार्टी में मजाक उड़ा दिया। तो ये है रिवेंजफुल एटीट्यूड, ग्रीड, लालच। ये चीज़ वाइट कॉलर क्राइम में भी हमने देखी थी ना, ग्रीड की वजह से। तो ग्रीड की वजह से भी यहाँ पे ब्लू कॉलर, देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइट कॉलर क्राइम ही ग्रीड की वजह से किया जाता है। देन टू सेटिस्फाई लस्ट, बहुत से रेप केसेस होते हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि टू सेटिस्फाई लस्ट पीपल आर कमिटिंग सच हीनियस क्राइम्स। वो कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं सोचते, वो पर्सन की लाइफ का नहीं सोचते। तो ये सारे रीज़न हैं जो कि ब्लू कॉलर क्राइम के कमिट किए जाने की वजह है। यहाँ पर दो और इम्पॉर्टेंट नाम भी आते हैं, शेल्टन एंड एलेनोर एंड प्रोफेसर वोल्ट। एक्चुअली शेल्डन एंड एलेनोर दो अलग लोगों के नाम हैं एंड प्रोफेसर वोल्ट, इन तीनों ने मल्टीपल कॉजेशन थ्योरी के कॉन्सेप्ट से एग्री किया था। सो यू शुड कीप दिस नेम इन योर माइंड एंड दैट इज़ इट। आई होप you enjoyed the lecture and you find it helpful as well. Now if you have any doubt, let me know in the comments below. Thanks a lot. Say what you wanna say to me now.